रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट जो डिजीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्मा। अस्थमा, एस्मा, जो भी आप बोलना चाहो, समझ आने वाली बात है कि हाँ भाई किस चीज़ की बात हो रही है। एस्मा हमारी एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो हमारा एयरवे है, या आप उसको ब्रोंकाई बोल दो, तो ये जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ वो नैरो होना शुरू हो गया है। नैरो इन द सेंस आप ऐसे बोल सकते हो कि वो छोटा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इन एंड आउट जो लंग्स में ऑक्सीजन या एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कह सकते हो आप, कि आना जाना जो चलता रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आप एक तरीके से देखोगे वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, जिसमें वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, और पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे ना, एक हमारा ना सिकैडियन साइकिल होता है, तो उसमें सिकैडियन साइकिल में ये चीज़ रहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब चीज़ें ज़्यादा, हाँ लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आपकी बॉडी में वो ज़्यादा असर करती हैं। अब देखो, शुगर डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, वो मॉर्निंग में ही क्यों लेते हैं? जो उनकी मेडिसिन है आप हमेशा देखना वो मॉर्निंग में ही लेंगे, क्योंकि उस टाइम उनका जो है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर का टाइम पीरियड होता है। तो सेम ऐसा ही है, उन्होंने इसीलिए पर्टिकुलरली उसको बोला है कि नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग ही ये सारे सिम्टम्स या ये सारे एपिसोड्स होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया मॉर्निंग का, और जो जितने सारे एपिसोड्स होते हैं वो या तो नाइट में होंगे या अर्ली मॉर्निंग में होता है। अब एस्मा जो है उसका कोई एज फैक्टर तो है नहीं, ठीक है, कि पर्टिकुलर इस एज के पीपल या इस एज के लोगों को ही अफेक्ट होगा। वो चाइल्डहुड से स्टार्ट हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों में अभी आप देखोगे एस्मा का बहुत बहुत बच्चों में देखा गया है एस्मा। वो किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें एज ग्रुप रिलाई नहीं करता, कुछ भी हो सकता है एज सच, बड़ों से लेके बूढ़ों तक। अब हमारा पैथोफिजियोलॉजी और मैकेनिज्म समझते हैं कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है। एक तो देखो, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, आपके जो ब्रोंकोइल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपका एयरवे जो वो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस देने लगता है। अब ये जब दो चीज़ें होती हैं, एयर इन्फ्लेमेशन की वजह से, एयरवे का जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसकी वजह से ये दो चीज़ें हुई हैं। दो चीज़ें होने के बाद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, देन आपके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स आने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट लोगे। तो यही है। अब देखो, एस्मा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपका जेनेटिक फैक्टर आता है, ठीक है, जेनेटिक कॉज रहता है। एक आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहता है इसमें। आप ना कुछ देखना, जो लोग होते हैं उनको एलर्जी थोड़ा जल्दी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन भी है, इरिटेंट्स होते हैं, कुछ ट्रिगर करते हैं एलर्जेंस। पॉलन से भी कुछ लोगों को हो जाता है आस्मा का प्रॉब्लम, तो उस टाइम वो बड़ा ध्यान रखते हैं। अब देखो, 3 मेन प्रोसेस होते हैं आस्मा में, जैसे एक तो एयरवे का इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्ट नहीं, ओवर एक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है। वो होता है ना, ज़्यादा बनो मत, ज़्यादा इतराओ मत। तो यहाँ इम्यून सिस्टम अपना वो दिखा रहा है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। तो किसी एलर्जेंस, किसी इरिटेंट्स या किसी इन्फेक्शन से वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एयरवे में स्वेलिंग होने लगती है। जो हमारी एयरवे की वॉल्स है ना, उनमें स्वेलिंग होने लगती है, और जो पैसेज है जहाँ से हम सांस लेने वाले हैं ना, आने जाने का, हमारी एयर जो अंदर जानी और बाहर आनी है, वो क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी। तो ये आपका एयरवे इन्फ्लेमेशन हो गया। देन आपका ब्रोंकोस्पैज्म होता है। अब ब्रोंकोस्पैज्म में एक तरीके से ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं एयरवे के साइड में, आपका जैसे एयरवे है ना इस तरीके से, तो एयरवे के साइड में क्या है, आपकी स्मूथ मसल्स हैं, वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वो होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होगा, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा, और फर्दर नैरो होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ये आपका जो एयरवे है पतला 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 होता चला जाएगा, और इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती हैं बहुत ज़्यादा। ये ब्रोंकोस्पैज्म है।
ठीक है। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है, जैसे आपका एयरवे है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कुछ पर्टिकुलर या कुछ वेरियस स्टिमुलाई के लिए, और साथ ही साथ अगर जैसे आपका लाइक ब्रोंकोस्पैज्म है, इन्फ्लेमेशन है, वो ज़्यादा होने लगता है, वो बढ़ जाता है एक लेवल से ज़्यादा अगर वो किसी भी ट्रिगरिंग पॉइंट से एक्सपोज हुआ तो। अब ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं एस्मा के, देखो जैसे एलर्जेंस हैं, पॉलेंस हैं, मोल्ड स्पोर्स हैं, पैथोडेंड्रस, डस्ट माइट्स, ये एलर्जेंस हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, तो उसकी वजह से भी एस्मा अटैक आ सकता है। कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं जैसे स्मोक है, एयर पॉल्यूशन, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जो हैं वो इंड्यूस कर सकती हैं एस्मा को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, इमोशनल है, इमोशनल फैक्टर तो देखो जिसको स्ट्रेस है कहीं ना कहीं उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि भाई बस स्ट्रेस कम कर दे वरना हम खत्म हो जाएंगे तेरे अंदर। तो इमोशनल फैक्टर का बड़ी ध्यान रखना पड़ता है उसमें। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रेस, मतलब जिनका थोड़ा सा सदमा लग जाता है उनको बड़ी दिक्कत होती है, ज़रा सा उनको स्ट्रेस हो जाएगी या कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर लेना कि भाई ये क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उसका जो सदमा है वो एक बहुत बड़ा इमोशन है, तो वो भी एस्मा को ट्रिगर करता है। बहुत सारी सच मेडिकेशंस होती हैं वो भी ट्रिगर करती हैं। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में सबसे पहले तो एक वीजिंग होता है, ठीक है, हाई पिच्ड साउंड आती है, विस्लिंग साउंड जब आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग साउंड जब ब्रीद करोगे तो उस टाइम आती है वीजिंग। अब ब्रेथ की शॉर्टनेस रहेगी क्योंकि भाई नैरो हो गई हैं जो वॉल्स हैं, अब वो जब नैरो हुई हैं तो भाई ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ब्रेथनेस का शॉर्टनेस हो जाएगा वहाँ पे। चेस्ट में टाइटनेस फील होगा, कंजेशन टाइप का, पेन होने लगता है। अर्ली मॉर्निंग में, नाइट में पर्टिकुलरली कफिंग बहुत रहती है, और सोने में तो परेशानी है ही कि भाई जब ब्रीदिंग ही प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कफिंग होता रहेगा बार बार, तो आप सो नहीं पाओगे, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं एस्मा के। डायग्नोसिस कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि भाई एस्मा है? सबसे पहले तो आपका मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाएगी, आपकी हिस्ट्री देखी जाएगी कि आपको एज सच क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, या आपकी फैमिली में कोई एज सच कोई पर्सन तो नहीं है जो ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक भी होता है ना ये, तो मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी, जेनेटिक्स देखे जाएंगे, आपकी किसी फैमिली मेम्बर्स से तो नहीं मैच कर रहे हैं, मतलब वो बात करके पता चल जाता है जब मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक हमारा लंग फंक्शन टेस्ट होता है जैसे कि स्पायरोमेट्री है, तो उसमें क्या करेंगे वो आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते हैं, एसेस करते हैं। अब मैनेजमेंट भी करना है, अगर देखो बहुत कॉमन है एस्मा अटैक आना, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप मेडिकेशन इन्वॉल्व कर सकते हो अपने लाइफ में, या फिर एक तरीके से इसको मैनेज करने के लिए एस्मा को सबसे पहली चीज़ क्या है हमारी मेडिकेशन। देखो मेडिकेशन तो ठीक है, मेडिकेशन पे तो तब पहुंचता है इंसान जब कुछ उसको मैनेज करने के लिए बचा ही नहीं होता, वहाँ तब पहुंचता है। सबसे पहली चीज़ है मेडिकेशन लो, उसको कंट्रोल करो। दूसरी चीज़, रोज़ रोज़ मेडिकेशन से कुछ नहीं होगा, आपको लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, अपने एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सको, और जो एस्मा अटैक आने वाला है या हो सकता है पॉसिबल कॉज है उसको प्रिवेंट करो। मेडिकेशन में आपका देखो क्विक रिलीफ मेडिकेशन होता है रेस्क्यू के टाइम पे, जिससे कि एकदम से जो रिलैक्सिंग एयरवे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हैं, वो क्या हो जाएंगी, आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपके शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एल्ब्यूट्रॉल है, सल्ब्यूटमॉल है, ये सारे एक होते हैं ना वो लाइक एस्मा पम्प भी होता है जो यूज़ करते हैं, इनहेलर्स यूज़ करते हैं, तो वो भी एंटीकोलिनर्जिक है, इप्राट्रोपियम है हमारा, वो क्विक रिलीफ मेडिकेशन होता है रेस्क्यू के टाइम पर। अब देन लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और आपके सिम्टम्स को टाइम के हिसाब से प्रिवेंट करती हैं, होने नहीं देती। अब ये डेली भी लिया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम्स। देखो ज़रूरी नहीं आपको सिम्टम्स हो या नहीं, बट आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगा है या नैरो हो रहा है, उसके सिम्टम्स को हटाए कि टाइम के हिसाब से कम करें। और एग्जाम्पल जैसे आपके इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके जैसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं, ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर्स हैं, तो ये सारे लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन है जो नॉर्मली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं किनके लिए, जिनको एस्मा की प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट में सबसे पहली चीज़ आप अपनी डाइट मेंटेन करो। लाइफस्टाइल जहाँ भी आएगा सबसे पहली चीज़ आपकी डाइट आएगी। डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिगर करती हैं, वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है।
एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में एक्सर्शन नहीं करना, और ज़्यादा एक्सर्शन करोगे तो वो उल्टा आपको कॉज कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, अपने लंग्स की एक्सरसाइज करो। वो होता है ना, एक होता है अनुलोम विलोम होता है, वो वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो योगा में, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ट्रिगरिंग को अवॉइड करना है। अगर आपको कोई भी ट्रिगर करता है, जैसे पोलेंस है, तो लाइक स्प्रिंग के बाद थोड़ा सा टाइम होता है पोलेंस का, तो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करो प्लीज़। और स्मोकिंग तो सीवीएस वाले भी मना करते हैं, रेस्पिरेटरी वाले भी मना करते हैं, तो मतलब कुछ तो खराब है ना उसमें, तो उसको मत करो। स्ट्रेस मैनेज करो अपना, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो आपका एस्मा आपके कंट्रोल में आ सकता है। अब सीओपीडी है हमारा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी बोल सकते हो। इसमें हमारा लंग डिजीज जो है एक प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है, या ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीजेस बोल सकते हो, जो आपके एयर फ्लो को लिमिट कर देता है और आपके जो एयरवे है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, यहाँ पे आपका हेल्दी जो एयरवे रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से, और जैसे ही इन्फ्लेमेशन और म्यूकस होना शुरू हो जाएगा एक्सिस में, तो आपका एयरवे कुछ इस तरीके से देखो नैरो होना शुरू हो गया, यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो भाई प्रॉब्लम तो अराइज होगी। अब यहाँ पे आपके एल्व्यूलर है, हेल्दी एल्व्यूलर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, बट अगर जैसे एपिफिज्मा है हमारा, उसमें एल्व्यूलर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, हेल्दी कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट अगर अनहेल्दी है तो वो ऐसे टर्न आउट होता है। तो ये सीओपीडी का है। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दो कंडीशन है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंकिया में, और साथ ही साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपका एयरवे नैरो हो सकता है और आपको ज़्यादा कफ हो सकता है, कफिंग हो सकती है, खांसी बहुत आती है। स्मोकर्स कफ बोलते हैं जिनको बार बार होता है ना, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से भी हो सकता है। एपिस्फीमा है, उसमें डैमेज हो जाते हैं एल्व्यूलाई जो हैं, जो गैस एक्सचेंज करती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो वॉल है वो टूटनी शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जहाँ पे उसका एनलार्ज एयर स्पेसेस है वो लाइक एक तरीके से इम्पेयरमेंट हो सकता है, खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाई का जो एक्सचेंज चल रहा था वो प्रॉपर नहीं होगा और आपका लंग फंक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कुछ कंडीशन क्या होती हैं, जो कंडीशन है साथ में भी आ सकती हैं। अब जब साथ में आएगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, कफिंग में, म्यूकस बढ़ जाएगा। अब सीओपीडी की वजह से मॉर्बिडिटी भी होती है, मोर्टिलिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर आपके लंग इरिटेंट्स हैं, लंग इरिटेंट्स जैसे कि टोबैको, स्मोक, एयर पॉल्यूशन, डस्ट, केमिकल, आप उसके एक्सपोजर में लंबे समय तक रहोगे तो चांसेस क्या है मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का। पैथोफिजियोलॉजी स्मोकिंग या एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, क्रोनिक एक्सपोजर आपका होगा। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, देन आपका नैरो हो जाएगा, बहुत मुश्किल से आप ब्रीथ कर पाओगे। रिलीज होगा प्रोटीएजेस का, साइटोकाइंस का, फिर क्या होगा, एपिस्मा है, और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपके एल्व्यूलर वॉल्स का। अगर कंटिन्यूसली आपका एक्सपोजर रहा इरिटेंट से, देन इट्स वेरी बैड, बहुत ख़राब हो सकता है। अब म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, एयरवे जो है वो नैरो होनी शुरू हो जाएगी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, और कंटिन्यूसली अगर एक्सपोज रहा फिर भी इरिटेंट से, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है म्यूकस का, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फिज्मा हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे, जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं आपके एस्मा टाइप में। तो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये सीओपीडी है, क्योंकि एक लेवल से बढ़ के पहुँच गया है। फटीग, फ्रीक्वेंटली आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं किसी पेशेंट को, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और पेन, ये सब चीज़ें। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पर डायग्नोज किया जाएगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं या जो एक्सपोजर है रिस्क फैक्टर से, उससे पता किया जाता है। फिजिकली एग्जामिन किया जाएगा कि वीजिंग साउंड है, साइंस हैं वीजिंग साउंड के, वीजिंग के, और साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो रही है नहीं। फिर आपका स्पायरोमेट्री लंग फंक्शन टेस्ट आता है, इससे आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो, इससे इजीली पता चल जाता है। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको अपना स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। जो लोग स्मोक करते हैं प्लीज़ डोंट डू दैट।
वो बहुत क्रिटिकल हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। तो भाई चलो मानते हैं बहुत मुश्किल है स्मोकिंग छोड़ना, बट कोशिश करके देखो, अगर जीना चाहते हो तो करो, बिल्कुल करो, क्विट करो, जिससे कि आपके लंग्स डैमेज ना हो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे भाई जो लोग नहीं करते वो भी तो ऐसे सफ़र करते हैं, जो लोग करते हैं तो वो लंबा चलते हैं। अरे नहीं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको COPD भी है, एस्मा भी है, बट आप स्मोकिंग भी करते हो तो खुद को ही परेशान कर रहे हो और किसी को नहीं। रात में सो नहीं पाओगे, कफिंग होती रहेगी बार बार। तो इसलिए क्या है, क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्मोकिंग को क्विट कर दो। मेडिकेशन तो चलता रहेगा आपका। अब लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स चलेंगे, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन इनहेलर्स चल सकते हैं, आपके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स चलते हैं, क्योंकि COPD में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ना, तो ये मेडिकेशन चलता रहता है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो आपको एक्सरसाइज ट्रेनिंग देते हैं, न्यूट्रिशनल एडवाइस देंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे जिससे कि आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बेटर हो सके। ऑक्सीजन थेरेपी है फॉर पेशेंट, जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत हाई लेवल का COPD होता है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, तो उनका ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव कराते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तब देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। सर्जिकल इंटरवेंशन में लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी होती है, वो जो लंग्स टिश्यूज़ हैं, ठीक है, डिजीज लंग टिश्यूज़ हैं, उनको रिमूव कर देंगे जिससे कि आपका जो ब्रीथिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। लंग ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन का जो आता है भाई, ये तो बहुत सीवियर केस में होता है कि अगर सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं और बात यहाँ तक आ गई है कि जब तक ये बदला नहीं जाएगा, ट्रांसप्लांट नहीं होगा, तब तक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, अनटिल एंड अनलेस, तब तक ये नहीं होगा। बट उस करना पड़ेगा अगर सब कुछ फेल हो चुका है, बिकॉज सर्वाइव करना है किसी ह्यूमन को, किसी उसको चलाना है देन। अब लाइफस्टाइल में आपकी हेल्थी डाइट होनी चाहिए, हेल्थी डाइट हमेशा होनी चाहिए, आपका बैलेंस न्यूट्रिशन जाना चाहिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेगा। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, लंग इरिटेंट से दूर ही रहो, उससे एक्सपोजर, चलो ठीक है आप बिल्कुल बंद होकर तो नहीं रह सकते हो, बट स्टिल क्या करना है, आपको थोड़ा अवॉइड करना है। मास्क यूज़ कर सकते हो आप, जब कभी भी थोड़े टाइम के लिए बाहर जाओ तो मास्क यूज़ करो। वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन में आपका रेगुलर फ्लू है या न्यूमोकोकल वैक्सीन्स आती हैं, तो वो क्या करती हैं, इन्फेक्शन नहीं होती, आपका जो COPD है वो एक्सेसरेट नहीं होगा, उस हिसाब से वो उसको बचाए रखेगा। तो ये चीज़ ना, लाइफस्टाइल का एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है और ये आपको ही हेल्प आउट करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पूरा जो हमने पढ़ा था डिजीजेस के बारे में, उनके साइन, सिम्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, करेक्ट।